हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन। तो आगे जी आप लोग फिर से कुछ बातें रहती हैं बेटा अपनी। तो कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर चल रहा है उसकी लास्ट स्टेज पे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं बेटा। आप जैसे अगला पॉइंट है अपना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन तो पढ़ ही रहे हो। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बेटा एक फिनोमेना है कि जो एटमॉस्फेयर होता है बेटा, एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन डिफरेंट लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। तो जब लाइट आती है एक लेयर से दूसरी लेयर में जब एंटर कर रही होती है तो लाइट के पाथ में क्या आता है, चेंज आता है। राइट है। अब इसको क्या कह देते हैं हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन हो दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मान लो कि सन से इतनी हीट आ रही है बेटा, अब हीट अप होकर जो एयर है वो हीट अप होकर हॉट हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर राइज करना शुरू करती है। ओके, तो जब ऊपर की ओर राइज करती है तो डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग हो जाती है और अल्टीमेटली डिफरेंट लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी भी अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण बेटा क्या होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कई फिनोमिना होते हैं। जैसे एक फिनोमिना, बहुत होते हैं, हम एक दो जो है वही डिस्कस करेंगे कि स्टार्स की क्या होती है, ट्विंकलिंग होती है। ठीक है, स्टार्स क्या करते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। और ट्विंकल क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि जब स्टार्स से हमारे तक रेज आ रही हैं तो इट हैज टू ट्रेवल थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिन सब लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। ओके, अब क्योंकि इन लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है इसलिए लाइट के पाथ को क्या होना पड़ता है, डेविएट होना पड़ता है, जिससे जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार्स की हमें वो दिखाई नहीं देती है। तो अगर इस डायग्राम पे हम कंसंट्रेट करते हैं, सिंपल सा डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी बुक का ही आपका क्या है, ये डायग्राम है कि ये बेटा स्टार की क्या है, एक्चुअल पोजीशन। राइट। अब यहां पर डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की मान लो खूब सारी क्या है, लेयर्स हैं। तो देयर आर डिफरेंट बेटा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जब एक लेयर से दूसरी लेयर में लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो उसके पाथ में क्या आनी शुरू हो जाती है, डेविएशन आनी शुरू होती है। ये एक्चुअल पोजीशन थी, यहां से पास हुई, ये मैंने बनाई नॉर्मल। ठीक है, अब ये किस तरफ बेंड कर रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर्स हैं बेटा वो रेयर हैं, उसकी नीचे वाली डेंसर है। अब नीचे जाओगे तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये रेयर है, ये डेंसर है, इन दोनों को कंपेयर करोगे ये रेयर है। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रही हैं ये एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर, हर बार रेयर टू डेंसर, यानी हर बार टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर रही है, बेंड कर रही हैं। अब हर बार की बेंडिंग ना शो करते हुए थोड़ी सी यहां बेंड हुई, यहां नॉर्मल बना दो, थोड़ी सी यहां बेंड हो जाएगी बेटा, यहां नॉर्मल बनाएंगे, थोड़ी यहां पे बेंडिंग हो जाएगी, थोड़ी यहां पे बेंडिंग हो जाएगी। राइट। तो ये धीरे धीरे बेंड होते होते अल्टीमेटली काफी ज्यादा बेंड हो जाएगी और यहां पे ऑब्जर्वर को ये किधर से आती हुई नजर आएंगी, इस पर्टिकुलर लाइन से आती हुई नजर आ रही है। यानी स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो ये है, नजर वो यहां पर आएगा। तो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो स्टार्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब अगली बात, पोजीशन तो चेंज हो गई, ट्विंकल क्यों करते हैं। अब ट्विंकल इसलिए करते हैं बेटा, ये जो लेयर्स की डेंसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, ये कम ज्यादा होती रहती है। अब क्योंकि लेयर्स की डेंसिटी अगर कम ज्यादा होती रहेगी तो जो बेंडिंग है वो भी कम ज्यादा होती रहेगी, और जिसके कारण जहां पे ये ऑब्जर्व हुआ है वो एग्जैक्ट हर बार उसी पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा। तो मेन मुद्दा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, जिसके कारण वो एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, और वो जो एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट होने के बाद वो उसी पोजीशन पे नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होने के कारण निरंतर चेंज होती रहती है। दैट्स व्हाई स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल। ओके, अब बेटा ये स्टोरी जो है ये आप एग्जैक्टली अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो बेटा। ये सारी की सारी स्टोरी एनसीईआरटी बुक में से पढ़ सकते हो, क्योंकि जो मैंने बताया वो याद तो रहेगा नहीं सारा का सारा। ठीक है, तो आप सिंपली बेटा, सिंपली ये जो पैराग्राफ दे रखा है आपका, इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। ठीक है, सिंपली इस पैराग्राफ में सारी बात एक्सप्लेन की गई है।
तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो बेटा, फालतू पढ़ना ही नहीं होता भाई, वो दूसरी रेफरेंस किताबें पढ़ते रहो, वो उसमें एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन दो दो पेज में दे रहे हैं, आप दो दो पेज पढ़ तो ली, मजे ले लिए, लेकिन उसको अब अटेम्प्ट कैसे करोगे, मुद्दा तो ये है ना। तो इसके छोटे से पैराग्राफ में, यहाँ पर ये छोटे से बेटा पैराग्राफ में सारी की सारी बात यहाँ पर क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है, तो इसको यहां से पढ़ ले। ठीक है, अब हमने तो शुरू से बोल रखा है कि आपको पढ़ना कहां से है बेटा, पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी बुक से। मैंने अपने हिसाब से इस पूरी सिचुएशन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ऐसी एक अगला फिनोमेना है बेटा कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। जो सन है ना भाई, वो सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, अभी राइज नहीं हुआ, अभी तो नीचे ही है, क्षितिज के नीचे, वो 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है, एक्चुअल राइज से 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है। और सनसेट होते वक्त वो सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, यानी 4 मिनट का फायदा होता है हम लोगों को। ठीक है, 4 मिनट का बोनस है, 4 मिनट का दिन बड़ा होता है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिखने लग गया और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहेगा। अब इसमें भी किसका इफेक्ट है बेटा, दिस इज अगेन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ अ रिफ्रैक्शन। और कौन सी रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसमें भी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है बेटा, ये मान लो हॉरिजन वाली लाइन है, ठीक है, हॉरिजन समझते होगे, जहां पर आसमान और धरती आपस में मिल रहे होते हैं, उसको हॉरिजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, हॉरिजन है। अब यहां पर भी बेटा जो लेयर्स है ना, लेयर्स, जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जब सन से रेज आ रही हैं, वो एक लेयर से दूसरी लेयर में जब एंटर कर रही हैं, सन अभी राइज नहीं हुआ, अभी ये छिपा हुआ है। ठीक है, जब यहां पर ये रेज एंटर करेंगी तो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर से दूसरी लेयर में ये क्या कर रही है, एंटर कर रही है। नीचे वाली लेयर डेंसर है, ऊपर वाली लेयर रेरर है। तो डेंसर से रेरर जाते वक्त किधर बेंडिंग होनी है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो डेंसर से रेरर जाते वक्त ये नॉर्मल से को, ये नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल से ये जा रही थी इस तरफ, एक्चुअल तो इधर को जा रही थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ गई। अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ते मुड़ते हर लेयर में मुड़ते मुड़ते अल्टीमेटली ये आप यहां पर इसको, ये रे ऐसे कर कर नीचे को बेंड करगी ना, कहां से आती हुई नजर आएगी, इस तरह से ये पोजीशन नजर आएगी। ठीक है जी, अब इसका भी पैराग्राफ अभी जो आपको दिखाया था एनसीईआरटी बुक, वहां पे इसको भी बेटा एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा फिनोमेना नीचे वाला क्या है जी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का फिनोमेना है, और नीचे ये सनराइज और सनसेट का है, एडवांस एंड डिले। यहां से पढ़ोगे बढ़िया रहोगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज ना एक्सप्लेनेटरी है। अब एक्सप्लेनेटरी जो है उसको आप सारी की सारी चीज को बढ़िया से नोट नहीं कर पाओगे, तो एनसीईआरटी बुक जाओ खोलो, पीडीएफ। और ये कंप्यूटर पे एनसीईआरटी बुक मत खोलो यार, कितना कंप्यूटर देखोगे, कितना कंप्यूटर देखोगे। तो इसलिए अपनी ओरिजिनल हार्ड कॉपी भैया एनसीईआरटी बुक की खरीद रखी होगी, वो निकालो, उसमें से पढ़ो। ओके, तो टू द पॉइंट चीजें हैं, वहां से पढ़ते रहो। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बेटा ये दो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, राइट है। तो वाई स्टार्स ट्विंकल, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये डिलेड वाला क्या फंडा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का आ जाएगा तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, 2-3 नंबर का आएगा तो पूरा एक्सप्लेन आपको करना ही पड़ेगा, राइट है जी। अब आते हैं अगली बात पर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। अब पहली बात तो बेटा प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट है नहीं, स्टार के पास अपनी लाइट है, वो आ रही है। दूसरी बात, प्लैनेट्स ना काफी नजदीक है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं करते। जो स्टार्स हैं वो काफी दूर हैं, दे एक्ट लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट, वहां से आती हुई रेज प्रॉपर ट्विंकलिंग इफेक्ट दे देती है। लेकिन जो प्लेनेट है नजदीक होने के कारण उनका साइज ज्यादा है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं उनकी जो ओवरऑल ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाता है, राइट है जी। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी बुक में, बैक एक्सेस में क्वेश्चन हम करेंगे कि व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो उसको भैया मैं वहां पे करवाऊंगा नहीं, कहूंगा एनसीईआरटी के इतने पेज नंबर पे जहां पे जाके ये वाला पैराग्राफ पढ़ ले, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आदत तो डालो भाई, अभी समय है पढ़ने का, तो उसमें से पढ़ लोगे तो तर जाओगे। ओके जी, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बाद एक और फिनोमेना आता है बेटा, दैट इज टर्म्ड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग को डिस्पर्जन से कंफ्यूज नहीं करना, डिस्पर्जन अलग है। वो व्हाइट लाइट आएगी 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट कर
दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग है कि रे ऑफ लाइट आएगी, वो किसी मॉलिक्यूल से टकराएगी। ठीक है, अब एयर में दुनिया भर के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो किसी मॉलिक्यूल से टकराएगी और मॉलिक्यूल से बेटा स्ट्राइक करने के बाद वो चारों तरफ फैलेगी, यानी स्कैटर करेगी। ये स्प्लिटिंग नहीं है, ये स्कैटरिंग है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंसीडर्ड करो, वो तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो अलग चीज। ये क्या है जी, आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। की लाइट आती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल से टकराती है और स्कैटर कर जाती है। अब बेटा कौन सी लाइट कितना स्कैटर करती है, अगेन वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, और इसके साथ साथ वेवलेंथ के साथ साथ पहले गलत हो गए, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बेटा दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो किस पे डिपेंड करती है, मैंने क्या बोला, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और एक और बात पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्ट। ठीक है जी, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ओके, अब बेटा स्कैटरिंग हो गया कि लाइट का आना, किसी मॉलिक्यूल से टकराकर चारों तरफ फैल जाना, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ, किस कलर की स्कैटरिंग कम होगी, किस कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, प्लस बेटा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है। जो छोटे छोटे फाइन मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मोटे मॉलिक्यूल, राइट, जो छोटे मोटे फाइन मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो जो है ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का, क्योंकि बेटा ऊपर से जब लाइट आ रही होती है ना, तो ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर में बड़े फाइन पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर कर देते हैं, वहीं पे फैल जाता है, राइट है। ऐसी रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे क्या होती है, कम होती है। तो वेवलेंथ के इनवर्सली बेसिकली आगे जाकर पढ़ते हैं हम रेलिक्स क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग, अगेन वो +2 में आएगा। अब इतना हैवी सा नाम ले लिया, रेलिक्स क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग, तो उसकी बात तो अभी नहीं करते हम, लेकिन वो भी अल्टीमेटली ये बात कहता है कि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। बट स्कैटरिंग वेवलेंथ के साथ साथ मेनली बेटा साइज ऑफ द पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। अब स्कैटरिंग के 3 फिनोमिना डिस्कस होते हैं। एक, स्कैटरिंग इफेक्ट पे कि जो आपका स्काई है उसका कलर ब्लू भी होता है। एक कंसेप्ट होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट वो दे रखा है थोड़ा सा बुक में, आपने केमिस्ट्री में भी छोटी क्लास में, छोटी मतलब 8th-9th में पढ़ रखा होगा, जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और एक है कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। तो ये स्कैटरिंग पे बेस्ड 3-4 कंसेप्ट है, क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक एक कर कर। तो सबसे पहले बेटा हमने डिस्कस किया, मान लो टिंडल इफेक्ट। तो बेटा टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट में आपने पढ़ रखा होगा कि अगर लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास करो तो पाथ ऑफ लाइट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर ट्रू सॉल्यूशन में से पास करें लाइट को, तो ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, तो वो उससे टकराकर प्रॉपर्ली स्कैटर नहीं करेंगे, इसलिए पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देगा। बट एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, तो उससे टकराकर जब लाइट स्कैटर होती है तो लाइट का पाथ दिखाई देता है। जैसे हम अगर हम लाइट कहीं पे डालें ना, तो उसका पाथ वैसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन बीच में अगर डस्ट पार्टिकल्स आ जाए तो डस्ट पार्टिकल से टकराकर लाइट दिखनी शुरू हो जाती है, मतलब पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा होता है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज द टिंडल इफेक्ट। जैसे अभी एक डायग्राम दे रखा है कि टिंडल इफेक्ट में बेसिकली किसका रोल है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। अगर सोल्यूशन कैसा है बेटा, इफ सोल्यूशन इज द ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो काफी छोटे हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, उनमें से लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होनी नहीं है, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया मान लो, ठीक है। तो इसमें से जब लाइट पास करेगी तो उसका पाथ नहीं शो हो रहा, बट ये कैसा सोल्यूशन है बेटा, कोलॉइडल सोल्यूशन। अब ये कोलॉइडल सोल्यूशन में से जब पास हो रही है लाइट, देखो एक ही जगह से पास की, इसमें से पास हुई है,
तभी यहां तक पहुंची ना, लेकिन इसमें से पाथ शो नहीं हो रहा, इसमें से पाथ शो हो रहा है। इस इफेक्ट को क्या कह देते हैं जी? टिंडल इफेक्ट कह देते हैं, राइट है। अब अगली बात, हम क्यों पढ़ रहे हैं टिंडल इफेक्ट? ये तो केमिस्ट्री वाली बात है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट। तो आप कहोगे यार ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो यार जो साइंसेज हैं ये इंटीग्रेटेड ही होती हैं, इधर उधर चलती रहती हैं। हम फिलहाल इसलिए पढ़ रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट, लाइट जब सन से आती है ना तो उसका टिंडल इफेक्ट और भी कई जगह पर शो होता है। जैसे अगर एक डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, अब डेंस फॉरेस्ट है, उसके अंदर जो, जब वहां से उसके अंदर से लाइट पास होके आएगी ना, तो वहां पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनसे टकराकर वहां पर प्रॉपर लाइट का पाथ शो हो रहा होगा। नॉर्मली देखो तो ऐसे लाइट आती हुई दिखाई नहीं देती। अगर डेंस फॉरेस्ट है, या कई बार आपने एक कमरे में एंटर करो, अंधेरे कमरे में एंटर करो और ऊपर से कहीं से रोशनदान से लाइट आ रही हो, तो डस्ट पार्टिकल्स हो ना, अगर रूम में डस्ट है, उन डस्ट पार्टिकल से टकराकर लाइट का पाथ शोर हो रहा होता है। दैट इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। वो किसके कारण हो रहा होता है भाई? टिंडल इफेक्ट है वो, बेसिकली लाइट के पाथ का शो होना। और टिंडल इफेक्ट में किसका रोल है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रोल। ओके, अब ये जो चीजें ना अभी जो चल रही हैं, ये एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, यहां पे मैं समझा पा रहा हूं। तो इसका इलाज यही है बेटा, आपको ये सारी की सारी चीजें जाकर बुक में से एक बार रीड जरूर करनी होगी। इसमें शॉर्ट में सारी की सारी आपकी क्या हो जानी है बेटा? रिवीजन हो जानी है। ओके, तो दिस वाज कंसेप्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। ओके, अगली बात, एक सवाल है छोटा सा कि व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? भाई क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। जब सन से लाइट आ रही है, पार्टिकल्स का साइज वहां पर फाइन है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो लो वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करते हैं। अब आप कहोगे सर लो वेवलेंथ में तो VIBGYOR वॉयलेट होना चाहिए था। तो यार प्रैक्टिकली जो आपका स्पेक्ट्रम है, व्हाइट लाइट होती है, उसमें वॉयलेट इंडिगो की इंटेंसिटी बहुत कम है, यही डोमिनेट कर रहा होता है। एक एंड पे ब्लू डोमिनेट कर रहा होगा, एक एंड पे रेड डोमिनेट कर रहा होगा। बाकी कलर होते हैं लेकिन इंडिगो वॉयलेट बड़ी कम मात्रा में होते हैं उसमें, इसलिए प्रैक्टिकल, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, एक्सट्रीम कलर्स आर टेकन टू बी ब्लू एंड रेड। ठीक है, एक्सट्रीम कलर्स किनको लिया जाता है बेटा? ब्लू और रेड को ही लिया जाता है। तो इसलिए हम ब्लू के हिसाब से चलते हैं। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी हो जाती है? ब्लू की हो जाती है। तो व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? बिकॉज ब्लू कलर स्कैटर्स मोस्ट। फुल डिटेल के लिए फिर वही बात, अभी मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाया था, सारा का सारा आपको वो पैराग्राफ बेटा रीड आउट करने पड़ेंगे। तो आपका स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो जाती है। ब्लू कलर स्कैटर्स मोस्ट। ठीक है जी। और फाइन पार्टिकल्स वाला फंडा डिटेल डाल दोगे तो जो आपका एग्जामिनर चेक करने वाला होगा वो भी चकरा जाएगा कि भाई क्या बातें लिख रहा है, और ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई हैं, टू द पॉइंट जाकर पढ़ो। ओके, अगली बात, एक और क्वेश्चन है, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर? भाई खतरे का निशान हमेशा लाल कलर का ही क्यों होता है? जहां पे भी खतरे का निशान देखोगे वहां पे रेड कलर दिखाएगा। ठीक है, जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसमें भी रेड मतलब बस आप खड़े रहो, ठीक है, खतरा ही खतरा है। रेड मतलब आगे नहीं जाना, आगे जाओगे तो चलान काट देगा। सबसे ज्यादा खतरा तो पुलिस वाले का होता है कि भाई रेड लाइट है, क्रॉस कर दी तो चलान हो जाएगा। तो रेड कलर ही यूज होता है डेंजर सिग्नल्स में। जहां पे भी ये जो लाल बत्ती लगा के चलते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है? खतरे का निशान है कि भाई लाल बत्ती वाले आगे पीछे हट जाओ, मारेंगे नहीं तो। ओके, और या फिर कहीं पे स्टॉप लिखा होगा, मतलब अगर रोकना है, आगे खतरा है, तो रेड कलर तो शो करना ही करना है। तो कारण क्या है बेटा? व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर? बिकॉज रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट। रेड कलर की स्कैटरिंग क्या होती है? सबसे कम होती है। ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा थी इसलिए वो ऊपर ही फैल गया, फाइन पार्टिकल ने सबसे ज्यादा स्कैटर कर दिया। रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, तो बाकी कलर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, रेड कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है बेटा, तो स्कैटरिंग सबसे कम है। एक और कारण है कि जो
अगर पार्टिकल्स का साइज बड़ा हो जाएगा तो स्कैटरिंग और कम होगी रेड की, ठीक है। अगर पार्टिकल जैसे फॉग वगैरह में से भी अगर थोड़ी बहुत ही फॉग पड़ी हो तो उसमें भी रेड कलर जो है वो प्रॉपर मतलब दूर तक शो हो जाएगा। मेन कारण इसका कि स्कैटरिंग सबसे क्या होती है, कम होती है, एंड इट कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, राइट। एक और सवाल बनता है यार यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे कि व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के वक्त रेड कलर जो है, सॉरी, सन जो है सनराइज और सनसेट के वक्त जो सन है वो रेड कलर का ही क्यों दिखाई देता है। नॉर्मली सूरज को देखने में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन जब सनराइज हो रहा होगा, ये सूरज उग रहा है, ठीक है, तो चारों तरफ खूब बढ़िया लालिमा फैल जाती है ना। वहां पे बैठ के आप देखकर कविता लिख सकते हो कि क्या मनमोहक दृश्य। तो ये रेड कलर, ये मनमोहक दृश्य क्यों बन जाता है, रेड कलर क्यों दिखाई देता है, उसका कारण फिर वही, क्योंकि बेटा जब सनराइज हो रहा है, जब सन का सनराइज हो रहा है, ओके, तो जब सनराइज हो रहा है या जब सेट हो रहा है उस वक्त बेटा वो हॉरिजन पे, हॉरिजन पे मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए रेज आप तक पहुंच रही हैं, रेज ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, अदर लाइट या अदर कलर्स गेट स्कैटर्ड, और रेड की वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण, सॉरी, सबसे ज्यादा होने के कारण उसकी स्कैटरिंग सबसे क्या होती है, कम होती है। तो दो क्वेश्चन है, डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर एंड व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। दोनों का एक ही आंसर है, बिकॉज रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट, स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज लीस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के कारण इसकी स्कैटरिंग सबसे क्या होती है, कम होती है। ओके, आगे एक्सरसाइज आ जाएगी। एक्सरसाइज से पहले फिर से आपको क्या देंगे, छोटा सा ब्रेक देंगे। तो बेटा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 3-4 पार्ट्स में कर कर हमने ये भी कवर अप कर लिया है, और ये चीज मैंने आपको दिखाई है, सब कुछ एनसीईआरटी बुक में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत फाइन तरीके से दे रखा है। तो भाई अपनी एनसीईआरटी बुक को अपना गुरु मान लो, उसी से आपको सब कुछ मिलने वाला है। एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी तो समझो गए, और अगर पढ़ ली तो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो सब कुछ जितना भी कराया बेटा उसको रिवाइज करो। अभी लो छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय।